हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। हम क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया। लेक्चर 5 में हमने जो लास्ट वहाँ पे छोड़ा था वो फिनॉल पे हमने कंप्लीट किया है। तो हमारा अल्कोहल और फिनॉल ये 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा है थर्ड पार्ट ईथर। तो मेजर पोर्शन जो इस चैप्टर का है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। ईथर जो पिछला हमने पढ़ा है उसमें से बहुत सारी चीज़ें यूज होंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आएंगे, बट हाँ ये ज़रूर है कि आपका ईथर का बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पार्ट है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। जो मेजर पोर्शन था अल्कोहल फिनॉल ईथर में, अल्कोहल और फिनॉल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा लेक्चर 6 है। एंड लेक्चर 6 में चैप्टर हमारा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, और इसमें हमारा 2 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो ये और ये दोनों हमारा लेक्चर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम अपना पूरा फोकस करेंगे ईथर पे। तो क्या होते हैं ईथर? तो देखो, हमारा CH3OH ये था हमारा अल्कोहल। ये क्या था? अल्कोहल। उसके बाद लेट सपोज PHOH ये हमारा था फिनॉल। ये क्या था? फिनॉल। और अब आया ईथर। तो ईथर क्या होता है? लेट सपोज कोई अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन और फिर से अल्काइल ग्रुप, इसको बोला जाता है ईथर। खूब अच्छे से देख लो, ये हमारा अल्कोहल, ये हमारा फिनॉल, और ये जो पार्ट आया एक R ग्रुप अल्काइल के साथ ऑक्सीजन, अगर यहीं तक रहता, H लगा होता तो अल्कोहल मेथनॉल बोलते, और उसके साथ एक दूसरा अगर अल्काइल ग्रुप लगाए तो हम इसे कहते हैं ईथर्स। ईथर्स भी 2 तरीके के होते हैं। इन्हें कैसे डिवाइड किया जाता है वो देख लो पहले। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था, छूट के मतलब तीनों साथ में दिया था, तो मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो मैं यहीं पे उसको डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये है CH3 ऑक्सीजन H, फिनॉल में बेंजीन रिंग आपको बना देता हूँ। PH का मतलब होता है फिनाइल, दैट इज बेंजीन रिंग। तो ये है आपका फिनाइल ग्रुप OH, और ईथर में तो हमने यहाँ पे बनाई रखा है। तो अगर हम इसे एंगल इसका दिखाएं, लेट्स सपोज इस एंगल को हमने बोल दिया अल्फा, इस एंगल को हमने बोला बीटा, और यहाँ जो एंगल है उसको हमने बोला गामा। उसको हमने क्या बोला? ये न्यू जैसा बन गया, तो हाँ ये हो गया हमारा गामा। तो हमने ये 3 एंगल, अब हमसे पूछा वहाँ पे ये जाता है कि इन तीनों एंगल में आपके बुक में तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, पर आपको वहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाएगा। आपको इन तीनों में ऑर्डर पूछ सकता है कि अल्फा बीटा गामा में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा और क्यों होगा। रीजन भी पूछ सकता है, आपका जानना जरूरी है। यहाँ पे 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे भी आपके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब इन तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला आपका एंगल बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? एक केमिकल बॉन्डिंग में आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है VSEPR थ्योरी, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और फिर आता है आपका बॉन्ड पेयर में। तो अगर यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो आप देखोगे कि तीनों के केस में आपके पास 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर के बेसिस पे तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि इन तीनों में क्या क्या बॉन्ड एंगल होने वाला है। मैं एक आगे इनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिख दे रहा हूँ। मेथनॉल के केस में आपका अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो है 108.9 डिग्री। ठीक है, और फिनॉल के केस में आपका 109 डिग्री, 10 ये बीटा का जो वैल्यू है 109 डिग्री
और ईथर के केस में आपका है 117। ईथर के केस में है आपका 111.7 डिग्री। अब अगर आप देखोगे अच्छे से तो ईथर के केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, फिर है आपका फिनॉल का केस और वहाँ पे है आपके यहाँ पे मेथनॉल का केस। इन तीनों में अगर आपको पता करना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो, अगर आपको अच्छे से देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये लोन पेयर जो है वो फिनॉल के रिंग के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे भी वैसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इनका क्यों है, तो उसका केस ये है कि दोनों लोन पेयर तो सब में सेम है, पर यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है। समझ में आ रहा? तो यहाँ से जो CH3 के बीच में रिपल्सन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू फिनाइल और हाइड्रोजन एंड इधर CH3 एंड हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और आता तो फिर ये जीत सकते थे। तो सबसे ज़्यादा इनका होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप हैं, इसलिए 108, 109 से 111.60 डिग्री सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? तो दोनों अल्काइल ग्रुप के कारण हुआ। अच्छा, अब इन दोनों में अगर पूछा जाए कि ये 108.9 है जबकि ये 109 है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, पर ऐसा क्यों है? तो अगर आप देख पा रहे होगे ये CH3 छोटा ग्रुप है, फिनाइल बड़ा ग्रुप है, तो उसके कारण अल्फा से बीटा ज़्यादा है। दोनों में हाइड्रोजन है बट एक मिथाइल को फिनाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, जिसके कारण ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों के बीच में वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस। तो अगर हम बॉन्ड एंगल का ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड एंगल, तो वो होगा आपका सबसे ज्यादा गामा, फिर आपका होगा बीटा और तब होगा आपका अल्फा। तो ये इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है। ऐसा क्यों आया? तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे। लोन पेयर तो सब में वो वैसा है तो उसको हमको कंसीडर नहीं करना, हमें केवल यहाँ पे देखना है कि दो अल्काइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ऐसे देखो, ऐसे है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये ऐसे होंगे। यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, चूंकि फिनाइल ग्रुप बड़ा है तो ये थोड़ा सा इससे तो ज़्यादा ही हाइड्रोजन से रिपेल करेगा, तो इसलिए 108.9 है, ये पूरा 109 डिग्री है। और इधर देखोगे तो ये 108.9 डिग्री है। अच्छा, अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो तीनों के केस में आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, ये भी sp3 और इधर ये भी sp3। ठीक है, इनमें अच्छा और क्या पूछा जा सकता है? तो और आपका पूछा जा सकता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और आपका क्या पूछा जा सकता है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। उसके बाद आपका ये तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की। कौन सी? कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेट सपोज कौन सा हमने नहीं ये यूज करते हैं, मान लेते हैं कि ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है वो इसका बॉन्ड लेंथ x है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे ये वाला, इसका बॉन्ड लेंथ y है। इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? y। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ये है आपका z। ये क्या है? z। ठीक, अब यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए कि इन तीनों में बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। उस बेसिस पे अगर निकालने जाओगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा। अगर डीलोकलाइज हो रहा तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। और आपको वहीं पे पढ़ाया जाता है, इसी से 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, तो जितना यहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं वो उतना बताता चलूँगा। पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप अपने बुक से या यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचरों के पहले से वीडियोज पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग डालोगे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है, एक मिनट,
हाँ, बॉन्ड लेंथ, वो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा तो ये वाला हमारा छोटा हो गया इन दोनों से। अब इन दोनों में जो कंपैरिजन होगा, तो चूंकि ये जो है वो बाहर जा रहे हैं ज़्यादा रिपेल करके, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ जेड जो होगा वो एक्स से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा होगा हमारा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में सबसे बड़ा होगा आपका ये गामा, सॉरी एंगल, ये हमारा जेड है। यहाँ पे हमने जो बॉन्ड लेंथ लिया है वो जेड लिया है, तो सबसे बड़ा जेड, उसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका आएगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो इनमें हम, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये सबसे छोटा हुआ, तो इसको हम सबसे पीछे जा डाल सकते हैं। तो ये हमारा हमने लिया है यहाँ पे y, और इन दोनों में किस बेसिस पे करेंगे, तो इन दोनों में जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उतना बाहर जाएंगे तो खींचेंगे। ये दोनों जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे हाथ के पास ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों हमारा, ये CH3 वाला एक हाथ है, ये दूसरा CH3 वाला, तो ये जितना एक दूसरे से रिपल करेंगे बाहर जाएंगे उतना ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो ये अगर बढ़ेगा तो Z और X में हमारा Z जो होगा वो बड़ा होगा और X छोटा हो जाएगा। तो ये बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल का आपसे कंपैरिजन पूछा जाता है कि फिनॉल अल्कोहल एंड मिथेनॉल में बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। आपके बुक में इनकी वैल्यू दे रखी है, बट आपको यहाँ पे वैल्यू याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद करके रखना है वो है ऑर्डर। डायरेक्ट आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जाता। अगर जो आपको दे रखा है वो है 142, 141 एंड 109 डिग्री। इसके बाद आपका, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका आएगा ईथर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो इसमें दो तरीके के ईथर होते हैं, इसमें हमारे दो तरीके के ईथर होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल ईथर, और ये है हमारा सिमेट्रिकल ईथर। अच्छा, सिमेट्रिकल ईथर दिखते कैसे हैं, तो ये यूज कर लेते हैं। लेट सपोज जैसे CH3OCH3, क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन एटम से दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, अगर वो सेम अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये ऑक्सीजन एटम है हमारा, ये इस ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हैं अगर वो सेम है, सेम अल्काइल ग्रुप है, तो इन्हें हम कहेंगे सिमेट्रिकल। ऐसे ही लेट सपोज अगर मान लेते हैं कि CH3 CH2, CH3 CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2 और इधर CH3, तो ये हमारे, या इधर हम ले सकते हैं PH, इधर O, फिर PH। तो ये हमारे हैं सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल्स। अच्छा, अनसिमेट्रिकल के क्या होंगे एग्जाम्पल, तो अनसिमेट्रिकल के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो होंगे ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर में आपके आएंगे, पहला मान लेते हैं कि एक तरफ CH3 लगाओ और दूसरा तरफ आपका CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लगाओ, मतलब एक तरफ मिथाइल दूसरे तरफ इथाइल ग्रुप लगाओ। या अभी आपने पीछे वाला एक देखा, मान लेते हैं एक तरफ PH मतलब वही बेंजाइल ग्रुप या फिनाइल दोनों बोलते हैं, तो ये लगाओ और दूसरी तरफ मान लो मिथाइल ग्रुप लगाओ। या एक और हो सकता है आपका कि एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो और दूसरा तरफ CH2 CH3 इथाइल ग्रुप ले लो। मतलब
आपको बताने का केवल सेंस इतना है कि इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अलग अलग होंगे तो एसिमेट्रिकल, और अगर सेम होंगे तो सिमेट्रिकल। बस इन्हीं के बेसिस पे, अच्छा हम ऐसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे अभी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, वैसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में वहाँ पे एक मेथड है जिसमें केवल और केवल सिमेट्रिकल बनेगा, दूसरा मेथड है जिसमें दोनों बनेगा। तो पहले हम सिमेट्रिकल वाला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लिख लो, हम चल रहे आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन ऑफ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, हम ईथर का प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। पहले हम फॉर्म कर रहे हैं सिमेट्रिकल। क्या हम कर रहे हैं? सिमेट्रिकल। ठीक, कैसे बनते हैं? तो ये हमारे बनते हैं एसिड थे। किससे बनेंगे? सिमेट्रिकल डाल के लिखा जाए, क्योंकि अगर हम दूसरा वाला जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे दोनों टाइप के बनेंगे। तो हम सिमेट्रिकल ना डाल के ना हम इससे बना लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि इससे केवल सिमेट्रिकल बनेगा। कैसे? पहला हम डालते हैं एसिड से, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल का रिएक्शन करके हम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा वो? तो देखो, मान लेते हैं कि कोई एल्कोहल है ROH, ठीक, ये रिएक्ट किया खुद से ही, ठीक, तभी तो सिमेट्रिकल बनेगा। और यहाँ पे हम H2SO4 या H3PO4, हाँ यही है ना, H2SO4 या H3PO4 कोई भी यूज कर रहे हैं। कंडीशन ये है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से यहाँ पे दो तरीके का रिएक्शन होता है। एक होता है कि अगर हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होके अल्कीन बनेगा, लेकिन वही जब लो टेम्परेचर पे कराओगे तो ईथर बनेगा। तो लो टेम्परेचर कौन सा है? वो 413 केल्विन। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं अगर आप ध्यान दोगे तो आपका गया। अगर इससे टेम्परेचर ऊपर गया अगर, तो आपका जो ईथर है वो फॉर्म नहीं होगा। इस एल्कोहल से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जो वाटर है वो डिहाइड्रेशन होके और अल्कीन बनेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा ROR, और यहाँ 2 मोल यूज होगा और इसके साथ जो निकलेगा वो पानी बाहर निकलेगा। ठीक, ये एक जनरल है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि वो होता कैसे है। तो ये आप एक बार देख लो। देखो, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमने लेट सपोज कि CH3CH2OH इथेनॉल लिया है। ठीक, इथेनॉल का रिएक्शन अगर अलग अलग टेम्परेचर पे मैं दिखा रहा हूँ, इथेनॉल का रिएक्शन H2SO4 या H3PO4 भी ले सकते हो, 443 केल्विन पे कराओ, और इसी का रिएक्शन H2SO4 और 413 केल्विन पर कराओ। इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 443। अलग कलर में बस इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी आप याद करो तो ये देख के समझ पाओ। इससे ये 30 डिग्री ऊपर चल रहा है, या 30 केल्विन यहाँ पे कहोगे कि 30 केल्विन ऊपर चल रहा है। डिफरेंस में चूंकि केल्विन और डिग्री सेम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 ऊपर चल रहा। तो यहाँ पे तो बनता है ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन यहाँ पे आपका बनता है CH3CH2O CH2CH3। ये देख पा रहे हो आप, 2 मोल इसका यूज होता है। 2 मोल यूज करोगे तो ये बनेगा,
इसी का 2 मोल यूज करोगे तो ये 2 मोल बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल यूज बन जाएगा। बकर आपका एसिडिक कंडीशन ही है, बस टेम्परेचर अलग अलग है। अब ये टेम्परेचर जो अलग अलग है इसके लिए अब हम देखेंगे आगे कि इसका मैकेनिज्म जा कैसे रहा है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन को क्यों प्रोसीड कर रहा, ये SN2 टाइप का रिएक्शन क्यों प्रोसीड कर रहा। तो आगे हम चलते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। देखो, जब आप CH3 CH2 OH, जब आप H2SO4 देते हो इसमें, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है H+, ये क्या देगा H+। अब इस H+ को, ये पूरा कट गया तो मैं, हाँ, ये हमें देगा H+, और यहाँ से इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को पहले लेगा, यानी प्रोटोनेशन होगा। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा ये बनेगा CH3 CH2 OH H, और यहाँ पे पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो गया। इस ऑक्सीजन के प्रोटोनेट होने के कारण अगले स्टेप में, ये तो स्टेप 1 हुआ, अगले स्टेप में यहीं से मैं दिखा दे रहा हूं, OH CH2 CH3, और इसीलिए हम देखो दूसरा मोल ले रहे थे, यहां पे हम 2 मोल ले रहे थे। क्यों? क्योंकि 1 मोल तो प्रोटोनेट हुआ, दूसरा मोल इसी का आएगा, रिएक्ट करेगा, तो ये आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा? पहले तो प्रोटोनेट हुआ, दूसरे में इसी का आया, अटैक किया, बाहर निकाला वाटर को, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2, और मैं इसको येलो से ही दिखा रहा हूँ, OH CH2 CH3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगले में ये डीप्रोटोनेट होगा, अगले में क्या होगा, डीप्रोटोनेट, और ये ऐसे ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और हमारा ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो इस तरीके से हमारा ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बना, ईथर। और इस बात अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बन रहा, यहाँ पे जो इथेनॉल है इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आके रिएक्ट कर रहा, और इसी का जब दूसरा मॉलिक्यूल अगर आके रिएक्ट कर रहा तो यहाँ पे इधर भी ET लगा, इथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ, यहाँ भी ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी इथाइल ग्रुप लगा है। तो एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सिमेट्रिकल बनता है। एसिडिक मीडियम में जब हम ईथर बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हम सिमेट्रिकल बनाते हैं। अगर इसी में मान लेते हैं कि कोई इथेनॉल के साथ मिथेनॉल मिला दे तो क्या होगा, तो वहाँ पे अनसिमेट्रिकल बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा, दोनों का भी बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर बहुत जरूरी है मेंटेन करना, तो ये होगा 413 केल्विन। तो ईथर फॉर्म कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। यही में एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हो जाता है 443 पे, वो देखो। ये हमने क्या देखा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर एट 413 केल्विन, एट 413 केल्विन। ठीक, अब हम 443 केल्विन पे देखते हैं क्या होगा। व्हाट हैपेंड एट 443 केल्विन। वो हमारा किस पे था, वो हमारा था 413 केल्विन पे। किस पे था, 413 केल्विन पे। आगे हम देखेंगे कि 443 केल्विन पे क्या होता है, क्यों नहीं बनता। तो देखो
CH3CH2OH। पहला स्टेप तो सेम तरीके से चलेगा, यहाँ आएगा H2SO4 और इस H2SO4 फिर से हमारा ये वही H प्लस देगा और उस H प्लस को ये जो लोन पेयर है वो ले लेगा और हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा CH3CH2OH H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है। अब देखो यदि 413 केल्विन होता है तो हमारा यहाँ पे इथेनॉल आता है ETOH ये अटैक करता है। ठीक, उसके बाद आपका आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। बट यदि आप 443 केल्विन पे कराते हो तो इतना नहीं होता। होता क्या है वहां पे, तो देखो वहां पे आपका इसको CH2 करो, इधर H करो और ये ऐसे बॉन्ड बनाता है, इसको बाहर कर देता है। समझ में आ रहा वहां पे कि ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये बाहर हो गया। ये ऐसा कब होगा, जब हमारा ये जो रिएक्शन है वो 443 केल्विन पे हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या निकला साथ में, तो -H2O भी निकलेगा और -H प्लस और ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये मैकेनिज्म फॉलो होता है जब हमारा जो रिएक्शन है वो 443 केल्विन पे होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है कि यहाँ से डायरेक्ट दिखाते हैं ऐसे भी कि CH3CH2OH और इसे यहीं पे CH2 दिखा के और हम कहते हैं कि ये जब ज़्यादा तेज़ गर्म करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी सही है, यहाँ पे प्लस H2। ठीक है, तो ये ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सही है। बस ये याद रखना है कि जब यहाँ पे H2O निकलेगा तो उसके साथ H प्लस भी निकल रहा। एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, एसिड के प्रेजेंस में OH2 बन के अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो अगर कार्बोकटायन यहाँ स्टेबल बन रहा होता है तो बिना एलिमिनेशन रिएक्शन के ऐसे भी वो बाहर निकल जाता है, यहाँ कटायन बनाता है। पर यहाँ पे चूंकि 1 डिग्री है तो निकलना उतना फास्ट नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि ये साथ में एलिमिनेट होगा। तो हमारा ये जो स्टेप है इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। इसका क्या नाम है, एलिमिनेशन। और यही अगर पीछे वाले में देखोगे तो ये हमारा हो रहा SN2 टाइप का, SN2 अटैक, SN2 अटैक। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जब इथेनॉल का ही रिएक्शन करा रहे हो, सेम रिएजेंट H2SO4 या H3PO4 यूज कर रहे हो, बट टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है। एक में आपका SN2 टाइप बना के ईथर बनेगा, दूसरे में वही एलिमिनेशन प्रोडक्ट देके अल्कीन बन जाता है। ये तब हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ईथर बन रहा वो सिमेट्रिकल बन रहा। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक, एक क्वेश्चन आपने दे रखा है वहां पे कि हम इथाइल मिथाइल ईथर क्यों नहीं बना सकते। हमने अभी नोमेनक्लेचर वाला इसका पार्ट आपको नहीं दिखाया है। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको ना करा देता हूँ, उसके बाद ही बताता हूँ। मान लेते हैं कि ETOH का अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो ET का मतलब ये CH3CH2 होता है या C2H5OH प्लस CH3OH, ETOH एंड प्लस CH3OH। इनका अगर रिएक्शन कराओ और हम सेम एसिडिक मीडियम रख रहे हैं H2SO4 के साथ और 413 केल्विन हम रख रहे हैं, हमें ईथर ही फॉर्म करना है। अब हम देख रहे हैं कि होगा क्या। तो देखो पहले क्या होगा, पहले वाले में ये ऐसा हो सकता है कि जो CH3 को ना मैं ET लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बचे हमारा।
तो ETOH जो होगा वो प्रोटोनेट होगा, H+ आएगा तो ये बनेगा ETOH2, यहाँ पे पॉजिटिव। सेम जैसे पीछे हुआ था कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे H+ पे अटैक किया, ये OH से OH2 पॉजिटिव हो गया। इसके बाद यहाँ पे दो चॉइस है। क्या क्या चॉइस है? पहला चॉइस है कि इथेनॉल का ही दूसरा मॉलिक्यूल आके इस पे अटैक करे। चूंकि हमने मिथेनॉल उसमें ऐड कर दिया है तो ये भी चॉइस है कि मिथेनॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करे। तो देखो दोनों चॉइस है। एक ऐसा हो सकता है कि MEOH या CH3OH ही लिख देता हूँ, CH3OH, इसका लोन पेयर जो है वो आए इस पे अटैक करे और इसको निकाल दे। तो यहाँ बनेगा आपका ETOH यहाँ पे पॉजिटिव और ये CH3। ये आपको समझ में आ रहा है? हमने चूंकि दोनों को मिक्स किया है तो पहला तो मान लो अभी ये भी प्रोटोनेट हो सकता है, अगले वाले में बताऊंगा। तो पहले आगे मैंने इसको आगे प्रोटोनेट किया, इसके बाद इसको प्रोटोनेट करने के बाद दो ऑप्शन है कि मिथेनॉल का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो आके अटैक करे ET पे और पानी को बाहर करे +H2O, और फिर ये H+ निकल जाएगा और ये बनेगा ETOCH3। ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि ETOH का ही लोन पेयर ये है और ये इस पे अटैक करे और तब ये बाहर जाए। तब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ETO, इधर H, फिर इधर ET, यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर ये बनेगा ऐसे H+ के लिए बाहर निकलेगा और इसका बॉन्ड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का जो ये दोनों का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे आएगा ताकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा ETOET। देखते जाओ क्या क्या बन रहा है। एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ETOH का ना प्रोटोनेट करा के हमने CH3OH को प्रोटोनेट करा दिया। हमने क्या किया? CH3OH को, चूंकि जब मीडियम में डाले हो तो हम तो नहीं कह सकते ना कि ये वाला हो और ये वाला ना हो, दोनों होंगे। तो ये वाला होगा जब, तो ये बनेगा हमारे पास CH3O और फिर H, इधर भी H और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ से भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि CH3OH का ही ऑक्सीजन का लोन पेयर आए और ये CH3 पर अटैक करे, इसको बाहर निकाले पानी को। तो यहाँ पे बनेगा CH3O, इधर H, CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले का इलेक्ट्रॉन आएगा और ये बन जाएगा CH3OCH3। समझ में आ रहा? हमने मिथेनॉल को प्रोटोनेट कराया, इस मिथेनॉल को प्रोटोनेट कराने के बाद मिथेनॉल का ही लोन पेयर आके अटैक किया और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे गया ताकि ये न्यूट्रलाइज हो पाए और फिर से ये सिमेट्रिकल बना। एक और ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन ये है कि मिथेनॉल का लोन पेयर ना अटैक करके ETOH का लोन पेयर अटैक करे, ऐसा हो सकता है। तो देखो ये अगर आके अटैक करेगा तो फिर से आगे जा सकता है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? CH3O, फिर यहाँ पे ET और इससे एक हाइड्रोजन अभी जुड़ा है, ये ETOH था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन बाहर चला गया और ये बना। यहाँ पे -H+ लिख लो, यहाँ -H+, माइनस का मतलब बाहर निकल रहा, इस वाले स्टेप में सब में H+ बाहर गया है और ये बन गया मिथाइल यानी CH3O और फिर यहाँ पे ET। अब आप देख पा रहे होगे कि चार तरीके के बन रहे हैं। इन चारों में अगर ध्यान से देखोगे तो इथाइल, इधर मिथाइल, इधर इथाइल इथाइल, इधर मिथाइल मिथाइल, और फिर इधर इथाइल इथाइल, इधर मिथाइल। यानी कि देखो एक सिमेट्रिकल ये प्रोडक्ट है
एक। दूसरा ये सिमेट्रिकल प्रोडक्ट है जिसमें दोनों तरफ मिथाइल है, इसमें दोनों तरफ इथाइल है, दूसरा प्रोडक्ट। और इधर भी एक तरफ CH3 इथाइल है, इधर एक तरफ भी CH3 इथाइल है, तो ये दोनों सेम है। तो मैं एक ही कलर से इनको कर दे रहा हूं कि आपका ये प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट सेम है, तो आपका ये हो गया थर्ड। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं? तो टोटल मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि इस मेथड से आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब भी आप अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए दो को मिक्स करोगे वहां पे सिमेट्रिकल वाला भी दोनों बन जाएंगे। तो इस मेथड से दो एल्कोहल को मिला के एसिड के प्रेजेंस में आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सबका टेम्परेचर सेम ही रखा है, एक ही का क्वेश्चन का हमने तोड़ के यहाँ पे किया है। ठीक, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा था कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल मतलब एक तरफ इथाइल दूसरी तरफ मिथाइल, इसको हम क्यों नहीं बना सकते इस वाले मेथड से? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लास्ट में विलियमसन ईथर सिंथेसिस के जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर यही होगा कि जब भी हम इस मेथड से बनाने जाएंगे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए हम इस मेथड से आपका अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप केवल सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? From alcohol we can form only symmetrical ethers in the presence of acids, like H2SO4 या H3PO4। तो ये आप याद रखोगे क्या है कि एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में एल्कोहल से केवल और केवल आप सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। जब भी अनसिमेट्रिकल बनाने जाओगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। when we will try to form unsymmetrical या asymmetrical ethers from this method, we will get mixture of product। ठीक है, पीछे हमने आपको दिखा दिया कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में कौन मिलेगा। तो हमने क्या लिखा है? फ्रॉम एल्कोहल वी कैन फॉर्म ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 या H3PO4। व्हेन वी विल टू फॉर्म, ट्राई लिखना था ना, व्हेन वी विल ट्राई, सॉरी, when we will try to form asymmetrical ethers from this method we will get mixture of product में मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था कि यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल भी मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल लगा होगा, एक और सिमेट्रिकल मिलेगा दोनों में जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथाइल लगा होगा, दूसरा मिलेगा आपका जो अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल होगा, एक तरफ इथाइल वाला दूसरी तरफ मिथाइल वाला। तो इस मेथड से आप एसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से क्या हमें केवल
एसिमेट्रिकल ही मिलेगा या केवल हम एसिमेट्रिकल ही बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आप दोनों तरीके के एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल दोनों तरीके के आप ईथर फॉर्म कर सकते हो। देखो वो कैसे हम फॉर्म करते हैं, हम अब पढ़ने जा रहे हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे पूछा जाता है, और ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ याद रखना है क्या, दिस मेथड इज एबल टू फॉर्म symmetrical as well as asymmetrical ethers. This method is able to form symmetrical as well as asymmetrical ethers. तो इस मेथड से आप दोनों बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ईथर में देखो क्या पढ़ते हैं, मतलब सॉरी विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का जब जनरल लिखोगे तो वो हमारा होता है कोई भी एक हैलाइड कंपाउंड लो, उसका रिएक्शन कराओ R या R' कुछ भी ले सकते हो, सेम या अलग, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ RO- Na+, और ये आपका बना लेता है ROR+ NaX, और यहीं पे आपका अगर RX के साथ R' ले लें, यानी R कुछ अल्काइल जो ग्रुप है वो दूसरा हो जाए Na+, तब आपका बनता है ROR' + NaX। ये है आपका सिमेट्रिकल और ये है आपका एसिमेट्रिकल। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, इसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक, जब जो हैलाइड कंपाउंड है उसी का अल्काइल ग्रुप लगा होगा, एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको, ये कोई अल्काइल ग्रुप उसके साथ जब O- लगा होता है, तो कोई भी एल्कोक्साइड जो अल्काइल ग्रुप इसमें लगा है और जो अल्काइल ग्रुप इसमें लगा है, जो अगर सेम होंगे तो आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, और यहाँ पे जब अलग अलग होंगे तो एसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। ये क्या है, ये है आपका सिमेट्रिकल ईथर, और ये है आपका एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर, तो ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखो मान लो पहला, मान लेते हैं कि हमने CH3, अच्छा X हमने यहाँ पे नहीं लिखा ना आपका कि X क्या हो सकता है, तो वो लिख लो पहले कि जो X है वो आपका Cl, Br और I, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है इन दोनों के लिए। अच्छा आगे चलते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं हम CH3Cl ले लिया, इसका हमने रिएक्शन कराया CH3O- Na+, थोड़ा बॉन्ड भी दिखा दूँ,
CH3O माइनस Na प्लस। ठीक है, इसको मिथॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड, इसको हैलाइड कंपाउंड मिथाइल क्लोराइड। अब ये होता कैसे है, तो ये माइनस इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो वो भी मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। तो ये आपका बनेगा CH3O CH3। अच्छा, यही मान लेते हैं अगर दूसरा कि CH3Cl के जगह पे इथाइल CH3CH2Cl ले सकते हो और इसका इससे फिर रिएक्शन करा दो, या इसको सेम रखो। कई मेथड हो सकते हैं ना, ये Cl और यहाँ पे आप ऐसा कर लेते हैं कि CH3 की जगह पे अभी हम ET ले लेते हैं। ET का मतलब समझ रहे हो ना, कई दिनों से यूज कर रहा हूँ। ET का मतलब CH3CH2 इथाइल ग्रुप, तो ET O माइनस और यहाँ पे Na प्लस। अब इससे क्या बनेगा, तो फिर से ये O माइनस जाएगा, इस पे अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो ये हमारा बनेगा CH3O और ET को ET ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो ये सिमेट्रिकल बन गया और ये एसिमेट्रिकल बन गया, इधर अलग है इधर अलग है, इधर इथाइल ग्रुप लगाया इधर मिथाइल ग्रुप लगाया। तो ये दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हो गए, एक सिमेट्रिकल ईथर बनाने के, एक एसिमेट्रिकल ईथर बनाने के। मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है वो अब हम आगे देख रहे हैं। मान लो यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। पहला ये होता है कि जो हाइलाइट ग्रुप लगा हुआ है ना, Cl या Br या I, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री से लगा हो या 3 डिग्री या कोई मान लो एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हो, तो वहाँ पे अलग अलग फॉलो होता है। तो हम पहले ले रहे हैं कि 1 डिग्री या 2 डिग्री हो। यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3 CH2 और Cl प्लस कोई भी ले लेते हैं या सेमी लो, CH3 CH2O माइनस Na प्लस, हमने सेम लिया है यहाँ पे। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पे अटैक करेगा। तो ये हमारा ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ये दिख रहा, जो O माइनस है CH3 CH2O माइनस, वो CH2 पर अटैक किया, Cl अच्छा लीविंग ग्रुप है। और एक चीज़ और है कि जो Na प्लस है वो Cl के साथ NaCl सॉल्ट बनाएगा और ये ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का, जब सॉल्ट बनता है रिएक्शन में। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2O, फिर इधर से ये CH2 CH3। ये हुआ जब हमें सिमेट्रिकल बनाना है। मान लेते हैं कि अगर इसी में हमें एसिमेट्रिकल बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एसिमेट्रिकल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम CH3 CH2 और Cl हमने सेम लिया है, इनका हम रिएक्शन के लिए ये चेंज कर देते हैं। अब की बार मान लेते हैं हमको Me ले लिया, पूरा लिख देता हूँ CH3O माइनस Na प्लस। ठीक, अब फिर से ये जो निगेटिव चार्ज है ये जाएगा, इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो हमारा अब की बार फिर से बनेगा CH3 CH2 और फिर O और फिर CH3। तो ये देखो सिमेट्रिकल भी बन गया, एसिमेट्रिकल भी बन गया, दोनों बन गया। तो इसीलिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस से दोनों बनता है। कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म आपको दिखा दिया कि जो ये हैलाइड कंपाउंड है ये O माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, निकल जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा, तो ये यहाँ पे हो रहा SN2, यहाँ पे भी हो रहा SN2। ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो तो क्या फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म। यहाँ नोट डाल के लिख लो
क्या लिखना है? When alkyl halide is 1 degree or 2 degree, then SN2 mechanism will be followed. ठीक है, जब भी 1 डिग्री और 2 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड दे रखा होगा तो वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। जो भी निगेटिव चार्ज है वो जाके डायरेक्ट अटैक करेगा Cl के ऊपर, तब बाहर जाएगा वो। यही मान लेते हैं कि आपका कुछ ऐसे दे रखा हो, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे Br। अब फिर से इसका रिएक्शन मान लेते हैं हमें, CH3O- और Na+, इससे कराना है। अब क्या ये निगेटिव चार्ज जाएगा इस पे अटैक करने, ऐसे निकालेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे ये बहुत बल्कि ग्रुप लगा। ये पूरा जो Br है ये 3 डिग्री है। ये पीछे हमने जो ले रखा था ये भी 1 डिग्री था। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे देखते हैं? तो जो हाइलाइट जिस कार्बन पे लगा है वो जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना है डिग्री बोला जाता है। तो ये हाइलाइट जो क्लोरीन ग्रुप लगा है, ये इस कार्बन से लगा है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से लगा है। तो ये कार्बन अगर एक कार्बन से लगा है तो ये 1 डिग्री हाइलाइट हुआ। यहाँ भी ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप लगा है वो केवल एक कार्बन से लगा है, तो इसे भी हम 1 डिग्री हाइलाइट बोलेंगे। तो ये भी क्या है? 1 डिग्री। लेकिन यही जब इसमें बात करते हैं तो ये जिस कार्बन से लगा है ब्रोमीन ग्रुप, तो यहाँ ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हाइलाइट है। 3 डिग्री हाइलाइट है तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जब 3 डिग्री हाइलाइट है तो जो CH3O- है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस का भी काम करता है। ये बहुत अच्छा बेस होता है। तो ये क्या करेगा? तो देखो ये हमारा बनेगा, पहले तो ये फॉलो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा तो ये हमारा बनाएगा CH3C CH3 CH3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ H, और यहाँ कटायन बनेगा और ये यहाँ पे Br बनेगा, Br-। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? जब भी 3 डिग्री होगा ये कार्बोकटायन बहुत अच्छा स्टेबल है। ये 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण, तो ये बहुत अच्छा स्टेबल है। अगर ये अच्छा स्टेबल है तो ये क्या करेगा? तो ये ऐसा होगा कि अब आएगा CH3O-। अब कौन आएगा? CH3O- Na+, और ये इसको निकाल के ऐसे बना देगा। ठीक, और हमारा यहाँ पे बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये बनेगा अल्कीन। तो याद रखना, जब भी अल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री दे रखा है वहाँ पे कार्बोकटायन बनता है, और CH3O- जो मिथॉक्साइड या CH3 CH2O- जो भी दे रखा है एल्कोक्साइड, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ना काम करके बेस की तरीके से काम करता है। when given alkyl halide, when given alkyl halide is 3 degree, then SN1 मैकेनिज्म कार्बोकटायन फॉर्म होता है, बट हम ज्यादा कर सकते हैं। देन एल्कोक्साइड will act as a base and it will form, yeah, it will give elimination reaction to an alkene।
तो ये आप याद रखोगे। जब भी आपका जो गिवन अल्काइल हैलाइड है, ये जो गिवन अल्काइल हैलाइड है ये आपका 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उस समय पे आपका जो ये एल्कोक्साइड है, इसका नाम तो वैसे मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड पूरे के साथ लिखेंगे सोडियम को लेके, तो फिर हम इसे लिखेंगे सोडियम मिथॉक्साइड, एल्कोक्साइड। ये समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि वो क्या है, तो इसी को एल्कोक्साइड बोलते हैं। तो ये जो मिथॉक्साइड है ये बेस की तरीके से काम करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा ये, और एलिमिनेशन प्रोडक्ट देके अल्कीन बनाएगा। ये कब होगा? जब हमारा गिवन अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री होगा तब नहीं, ये अभी वो। अच्छा मान लो कि अगर हमें बनाना ही है 3 डिग्री टाइप का, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि इसको 3 डिग्री कर देंगे, क्योंकि इसे जाना है अटैक करने, इस पे अटैक नहीं होना। अगर आपको याद हो SN1 SN2 रिएक्शन, तो SN2 में ऐसा होता है कि जिस पे अटैक करने जा रहे हैं वहाँ पे जितना बल्कीनेस कम होगा, हिंड्रेंस कम होगा, उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है अटैक करने, तो यहाँ पे जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना तेज फास्ट रिएक्शन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बल्कि होने के कारण रिएक्शन नहीं गया। ये कैसा है, इस पे मैटर नहीं कर रहा। तो अगर मान लो कि ऐसा ना करके हम ऐसा कर दें कि हम कुछ ऐसे ले रहे हैं कि CH3 Br प्लस, अब की बार हम इसको 3 डिग्री कर दिए, CH3C CH3 CH3O Na+। अब देखो क्या अब भी अल्कीन बनेगा? तो नहीं, अब नहीं बनेगा। कैसे? ऐसे कि इसको अब अटैक करने यहाँ पे जाना है, तो ये आराम से आएगा, इस पे अटैक करके इसको निकाल सकता है। समझ में आ रहा? इसको अटैक करना है इस पे, बल्कि ने समय यहाँ देखना है जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये अभी कितना है? ये 1 डिग्री है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये अगर यहाँ पे अगर 3 डिग्री होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। ये पीछे लगा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और हमारा बन जाएगा ये CH3O CH3 CH3 CH3, तो ये हमारा बनेगा ईथर। ठीक है? तो जो एल्कोक्साइड दे रखा है वो 3 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इस टाइप का बनाना होगा तो हम इसको 3 डिग्री रखेंगे, ना कि इसको। ठीक? इसी में एक तरीके से और होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमें ऐसे दे रखा है CH3 और CH2 Br प्लस pH, मैंने वही बेंजीन O- Na+। अगर ऐसे दे रखा है इस टाइप का, तब तो ये आराम से जाएगा और इस पे ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2OPH। ठीक? बट यही मान लो इसके साथ pH के साथ लगा दो, मैं ऐसे कह दूं नहीं, मैं कह दूं कि pH और इसका रिएक्शन हम करा दें CH3 CH2O- Na+। हमने इसको एक्सचेंज किया है, बस इसके साथ हैलाइड लिया और इसके साथ एल्कोक्साइड बनाया इसको। अब मैं कहूं कि क्या अब बनेगा ये? अब क्या ये क्या इस पे अटैक करके इसको निकाल पाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? ये है आपका कुछ ऐसा, इस तरीके से।
और अगर आपको पिछला वाला क्लास याद हो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग पे SN2 टाइप का रिएक्शन नहीं होता पॉसिबल, तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला। अगर यहीं पे पीएच के बजाय PHCH2Br हो तो हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। बट यहीं पे अगर मान लेते हैं, मैं कह दूं कि कुछ ऐसा हो PHCH2Br हो, अब ये 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर आप कराओगे CH3 CH2O माइनस Na+, इसका रिएक्शन अगर आप कराओगे तो ये हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, ये जो निगेटिव चार्ज है ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा और ये हमारा बन जाएगा PHCH2, फिर इधर से OCH2CH3, तो ये हमारा ईथर बन गया। तो ये आपको जानना होता है कि कहाँ पे ईथर बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा। वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो इस तरीके से डिसाइड होता है कि जहाँ पे हम अटैक करने जा रहे हैं वो फिनाइल ग्रुप ना हो, या कोई बेंजीन ग्रुप के ऊपर अराइल ग्रुप के ऊपर ना लगा हो, या ये 3 डिग्री ना हो। 3 डिग्री होगा तो अल्कीन बनेगा, बेंजीन ग्रुप होगा तो कुछ बनेगा ही नहीं, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। बट यदि ये एक भी कार्बन यहाँ पे लगा हुआ तब फिर Br लगा हुआ है तो हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपका ईथर का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये लेक्चर 1 घंटे के पार हो चुका है। तो आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आपका ईथर का बचा हुआ है तो वो हम अगले लेक्चर में वो पार्ट कवर करेंगे, और फिर जो जितना टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।